Students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter of chemistry, chemical equilibrium. हाँ जी बेटा, आज हमने 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है ना। तो 12th क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनके इफेक्ट देखने हैं बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी चीज़ क्लियर होगी। पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में से आपको क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर का ली चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या चीज़ बताई थी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि डिक्रीज़ द टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तब रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन पे। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है। ठीक है, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, इससे क्या बनता है NH3। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है बेटा, ये आपको याद हो तो मैंने आपको करवाई थी ना। ये कौन सी प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, हमें दो रिएक्शंस गिवन है, सॉरी एक नहीं दो रिएक्शंस गिवन है, N2 प्लस O2, इससे क्या बन जाएगा 2NO। देखो बेटा हीट का सिंबल ध्यान से देखो, दोनों रिएक्शंस में हीट का सिंबल देखो। यहाँ पे हीट का सिंबल रेक्टेंट वाली साइड है ना, रेक्टेंट वाली साइड है ना। एंड लास्ट रिएक्शन में देखो हीट का सिंबल कहाँ पे है, हीट का सिंबल है प्रोडक्ट वाली साइड। तो जब प्रोडक्ट में होगा या रेक्टेंट में होगा तब क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या मतलब है इसका। पहले तो बेटा मतलब समझो क्या है कि जब रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन होने के बाद हीट क्या है, रिलीज हो रही है। हीट क्या है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, मतलब क्या है, रिएक्शन हुई, जब रिएक्शन हुई तब हीट प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने क्या कर दिया, रिलीज़ करवा दिया, जो रिलीज़ हो गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हीट रिलीज़ होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो अगर हम टेम्परेचर, अगर मान लो प्रोडक्ट्स का जो टेम्परेचर है, सुनो, जो प्रोडक्ट का अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट का, अगर हम रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेंगे, ये तो बेटा पहले ही हीट बाहर निकाल रहा है, ऊपर से हम इसको और हीट दे रहे हैं, तो होगा क्या, काम तो उसका ख़राब ही हुआ ना। पहले वो तो बेचारा पहले ही जब हीट उसके पास ज़्यादा थी वो तो पहले ही क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। अब हमने और उसको हीट दे दी तो वो क्या करेगा, उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगी, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड साइड। बस ये समझ लो, फॉरवर्ड अगर कुछ कमी आ रही है फॉरवर्ड में तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड साइड, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड साइड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, नेक्स्ट में हमारे पास हो रहा है कि जो रिएक्शन में रेक्टेंट में हम हीट ऐड कर रहे हैं, रेक्टेंट वाली साइड हीट ऐड हो रही है। देखो इसको हीट की ज़रूरत है तभी प्रोडक्ट बनेगा, है ना, हीट की ज़रूरत है। रिएक्टेंट में अगर उन्होंने क्या है, हीट लगा रखी है, तो इसका मतलब क्या है, इसे हीट की ज़रूरत है तभी प्रोडक्ट बनेगा, वरना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आया, तो इसीलिए प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो हम रिएक्शन क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा, मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड साइड। ठीक है, फॉरवर्ड साइड शिफ्ट होगा ना। अब देखो बेटा याद रखो कि जब हीट क्या है, रिलीज़ होती है, वो रिएक्शन होती है एंडो। ठीक है, वो रिएक्शन होती है एक्सो, जब हीट रिलीज़ होती है। जब हीट की उसको ज़रूरत होती है वो रिएक्शन होती है एंडो। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एंडो, रिलीज़ के टाइम पे एक्सो, एक्सो। ठीक है, रिलीज़ के टाइम पे एक्सो, एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एंडो। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको। अब देखो हमारे पास होगा क्या, अब हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, है ना। पहले हम इस रिएक्शन को डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया जो मैंने करवाया। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं।
ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले क्या है, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। इस रिएक्शन के लिए हम ये दोनों चीज़ें देखते हैं। मान लो इस रिएक्शन के लिए पहले हमने देख लिया डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, इसमें हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवा दिया। अगर टेम्परेचर पहले ये क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, हीट को रिलीज़ करवा रहा है, ऊपर से हमने यहाँ से टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो अच्छा ही हुआ ना। इसको कम क्या करना पड़ेगा, कम रिलीज़ करवानी पड़ेगी, इसका काम तो बन गया। मतलब इस टाइम पे रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, इस टाइम पे रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड होगी जब डिक्रीज़ इन टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन जब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हो रहा है तब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब रिएक्शन किधर वाली साइड हो रही है, आगे वाली साइड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, मतलब जो टेम्परेचर प्रोडक्ट बनने के लिए चाहिए था वो हमने कम कर दिया। अगर हमने कम कर दिया टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, या फिर कम बनेगा प्रोडक्ट, या फिर धीरे धीरे बनेगा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड शिफ्ट। तो इससे हमें क्या पता चला, एक चीज़ याद रख लो, चार चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या चीज़ याद रख लो, याद ये रख लो, ये वाली रिएक्शन क्या है, एंडो, है ना, एंडो रिएक्शन है। तो ये याद रखो कि जब एंडो रिएक्शन होती है, मतलब जब हीट एब्जॉर्ब होती है, अगर हम एंडो रिएक्शन में क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। इसका मतलब अगर हम एंडो का टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाया, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, है ना। तो अब देखो, अगर आप क्या करोगे, एंडो के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, अगर आप एंडो की जगह पे एक्सो लिख दो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, रिएक्शन होगी बैकवर्ड। अगर आप एक्सो में टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवाओगे तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। मतलब एक याद रख लो, बाकी सारा उसका अपोजिट करवाए चलो। ठीक है, समझ में आ जाएगा, मतलब लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें देखो वही चीज़ लिखी हुई है, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा रहे हो तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट, इक्विलिब्रियम लेफ्ट। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करवा रहे हो तो शिफ्टेड टू दी, बेटा यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, मैंने जैसे आपको समझाया ना वैसे लिखना। आप ऐसे लिखोगे कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का इंक्रीज़ करवा रहे हैं, एक्सो में अगर टेम्परेचर का इंक्रीज़ करवा रहा है तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहाँ पे बेटा राइट लिखना है, यहाँ पे राइट लिखना है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे लेफ़्ट को कट करके राइट लिख लो। कई बार ना बेटा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया। एंड सेकंड खुद कर लेना, मैंने आपको करवा ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में 13th क्वेश्चन देखो, इन अ रिएक्शन, हमें रिएक्शन गिवन है, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड डी इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज़ इंक्रीज्ड। क्या बोला, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ए बी डी की कंसंट्रेशन को क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम सी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, पहली तो ये बात। सेकंड उन्होंने क्या पूछा, व्हाट विल हैपन इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ इंक्रीज्ड, अगर ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे। ये भी बेटा रिलेटेड टू ली चैटलियर है। पहले वाला इफेक्ट हमने टेम्परेचर के लिए देखा, ये वाला इफेक्ट हम कंसंट्रेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, केसी की वैल्यू ले लो, केसी की वैल्यू ले ली। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ अदर कॉम्पोनेंट्स changes in such a way that the concentration of C decrease and vice versa। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ अदर कंपोनेंट चेंजेस, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन इस तरह से इंक्रीज़ करेगी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ C डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है,
ध्यान से देखो। देखो बेटा, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना। Kc की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा C की कंसंट्रेशन का एंड D की कंसंट्रेशन का, इसको हमने क्या लेके चलना है, कांस्टेंट लेके चलना है। ठीक है, इसको हमने कांस्टेंट लेके चलना है। अगर हम क्या करवा रहे हैं, सी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो डी की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज़ ही करेगी ना। ठीक है, अगर हम डी को इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो सी की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी। समझ में आई। तो यही कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर दिया, इनके दोनों के प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर दिया एंड एक की दोनों की कंसंट्रेशन इस तरह से चेंज होगी कि मान लो एक अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरे को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, अगर दूसरा डिक्रीज़ कर रहे को तो पहले वाले को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर सी की वैल्यू इंक्रीज़ करी है तो डी छोटी होगी, अगर डी बड़ी है तो सी छोटी हो जाएगी। समझ में आई ना। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज़ इंक्रीज, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली डी की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ ही हो जाएगी, है ना। एंड दोज ऑफ ए एंड बी विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली, तो इससे क्या हो जाएगा, ए एंड बी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिकॉज हमने ये दोनों क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हैं बेटा, समझो। अगर रिएक्टेंट इंक्रीज़ करेंगे तभी तो हमारे पास क्या है, सी डी प्रोडक्ट बनेगा, या फिर हम न्यूमेरिकली अगर देखें विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली। ठीक है, ताकि क्या है, के सी की वैल्यू सेम रह सके, मैथमेटिकल है बेटा, ताकि के सी की वैल्यू सेम रह सके, इसी वजह से ए बी को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब ए एंड बी, अगर ए एंड बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही हैं तो क्या होगा, रिएक्शन तो बैकवर्ड ही शिफ्ट होगी ना। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इफ़ दी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ इंक्रीज, अगर हम ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे तो होगा क्या, बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी एंड सी एंड डी की इंक्रीज़ कर जाएगी। सेम वही चीज़ है बेटा, तो इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शंस विच कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। ठीक है, मतलब हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देनी हैं जो लुईस एसिड्स की तरह काम करें। ठीक है, एक्शंस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे कैटायंस आएगा, मिसप्रिंट हो जाता है कई बारी। कैटायंस की एग्जाम्पल देनी है जो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, ये दोनों हैं, Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट वाटर बिहेव्स लाइक एन एसिड एंड ऑल्सो लाइक बेस। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि एक ऐसी स्टेटमेंट, मतलब हमें पता है कि एसिड जो है वो बेस की तरह भी काम, वाटर जो है वो बेस की तरह भी काम करता है एंड एसिड की तरह भी काम करता है। हमने ये चीज़ को जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, वाटर एंड वाटर, वाटर एंड वाटर को ऐड किया, ऐसे मानो कि इस वाले वाटर ने H पॉजिटिव इसको डोनेट करवा दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर बिहेव्स एज अ बेस। अगर हम HCl प्लस वाटर कर देंगे तो HCl ने क्या करना है, H पॉजिटिव देना है ना, तो इससे स्ट्रॉन्ग कौन, वाटर से स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl, तो HCl ने H पॉजिटिव दिया, किसने ले लिया, वाटर ने। अगर वाटर ने ले लिया तो यहाँ पे वाटर किस चीज़ का काम कर रहा है बेटा, बेस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया, NH3 बेस होता है ना, बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर क्या करेगा, H पॉजिटिव इसको डोनेट करवा देगा। अगर H पॉजिटिव इसके पास चला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH नेगेटिव में। तो अब H पॉजिटिव किसने दिया, वाटर ने, तो यहाँ पे एसिड का काम किसने किया भाई, वाटर ने। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इस रिएक्शन के लिए हमें क्या दी हुई है, अल्फ़ा। ठीक है, टेम्परेचर T है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा। क्लियर है। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू, Kp की वैल्यू निकालेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर गिवन है। ठीक है, एंड सारी क्या है हमारे पास, गैसेज हैं।
तो इसी वजह से हमने क्या करना है कि P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, इसको छोड़ो, ठीक है। ये जो फर्स्ट चीज़ है ना, एक मिनट, इसको छोड़ो, इसको एक बार ही छोड़ दो, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन है ना। P इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है, P, हमने ये मान के चले, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा N2O4 का, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर इक्वल है। हम ये लेते हैं ना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, दोनों का प्रेशर भी फिर हम क्या लेंगे बेटा, सेम ही लेंगे, ठीक है। इसको हमने नहीं देखना, क्या है, दोनों का प्रेशर सेम ले लिया। तो प्रेशर जो होगा N2O4 एंड प्रेशर जो होगा दोनों NO2 आएगा बेटा, NO2 एंड N2O4 दोनों का प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, N2O4 का प्रेशर किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P। ये याद रख लो बेटा, दो चीज़ें मैं आपको याद करवाऊंगी, ये दोनों चीज़ें याद रख लो। क्या चीज़ें याद रख लो कि अगर हम क्या करें बेटा, क्या करें, अगर हम ये चीज़ फाइंड आउट करें कि जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इसके, जब P क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर है सिस्टम का, रिएक्टेंट के रिलेटेड भी एंड प्रोडक्ट के रिलेटेड भी। तो रिएक्टेंट का प्रेशर किसके इक्वल होता है देन, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, PnO2 रिएक्टेंट की बात करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, उसका प्रेशर किसके इक्वल होता है, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा P, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तब 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा P। अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो 2 अल्फ़ा बाय 1 प्लस अल्फ़ा P, ठीक है बेटा। इसके इक्वल हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होती है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रिमेंबर करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई। अब हमने Kp की वैल्यू निकालनी है। Kp की वैल्यू क्या होता है, प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। लेकिन यहाँ पे इसके प्रेशर का स्क्वायर किया हुआ है। इसका क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, क्यों किया, क्योंकि 2 की जो कोफिशिएंट है वो 2 है ना, तो हम कंसंट्रेशन का भी तो फिर स्क्वायर करते, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का स्क्वायर किया। बाकी बेटा सिर्फ इन्होंने वैल्यूज़ पुट की हैं एंड हमारे पास प्रेशर Kp की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ नहीं करनी बेटा, पता नहीं क्या आ गया बीच में, ओनली ये चीज़, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ें आपको करनी है, बस सिर्फ इतना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक चीज़ याद करने वाली थी, इसीलिए क्वेश्चन को इंक्लूड करवाया, क्योंकि मैंने आपको ये बताना था, ठीक है, कि अगर हमें क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रेशर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर हम कैसे लेते हैं, अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा बताई हो तो, ठीक है। अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फ़ा की जगह पे 2 होता तो हम हर एक अल्फ़ा की जगह पे 2 पुट कर देते। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बताया बेटा, शो दैट इन एक्वस सोल्यूशन pH प्लस POH इज इक्वल्स टू pKw। W मतलब वाटर, W मतलब वाटर, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH एंड POH, ये भी बतानी है, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा बेटा एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन देखो, उसमें हमने ये चीज़ें की थी ना, ये एक्चुअल में बेटा 17th क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सोल्यूशन गिव द फॉलोइंग कलर्स विद डिफरेंट इंडिकेटर्स। काफ़ी ज़्यादा मिस प्रिंटिंग हो गई इस बार। अ सोल्यूशन गिव द फॉलोइंग कलर्स विद डिफरेंट इंडिकेटर्स। देखो मिथाइल ऑरेंज का कलर दिया हुआ है, मिथाइल रेड का कलर दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोमो ब्लू ऑरेंज का कलर दिया हुआ है, ठीक है। इनको हमने फॉलोइंग कलर्स के मतलब डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इनकी pH बतानी है, पहली बात तो इनकी pH की वैल्यू बतानी है, फिर हमने शो करनी है ये वैल्यू, ठीक है, फिर हमने ये बताना है, ठीक है। अब देखो पहले तो देखो हमारे पास क्या है बेटा,
आपको पता है ना बेटा, जब पीएच का एक स्केल होता है ना, पीएच का क्या होता है, एक स्केल होता है। ये क्वेश्चन आप खुद करना। पीएच का एक स्केल होता है जिसपे 1 से लेके 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं एंड उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना। उन कलर्स के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है कि इसकी पीएच क्या होगी। पीएच आपकी बुक में बनाया हुआ है, पीएच टेबल, ठीक है। उसमें से आपको मैच करके मुझे आंसर बताना है क्या होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट दी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की पीएच बतानी है, ठीक है। कैलकुलेट दी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। 1 मिनट रुको बेटा। हाँ जी बेटा, पीएच बतानी है हमें, सॉल्यूशन गिवन है। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास? 1 मिनट। हाँ जी बेटा, ये देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, मतलब हमें मोलैरिटी गिवन है 0.002 मोलर। ये क्या है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोलैरिटी गिवन है। HBr हमें बता दिया कि हमारे पास HBr का सॉल्यूशन है, उसकी पीएच कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो HBr है ना, पहले हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे HBr की मोलैरिटी हमें गिवन है, ठीक है। तो पीएच किसके इक्वल होती है आपको पता होगा बेटा, पीएच 10th क्लास में आपने किया होगा। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीएच इसके इक्वल है ना। तो H3O पॉजिटिव लिया ना, H3O पॉजिटिव ये बन गया। देखो बेटा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने क्या डाला था? HBr प्लस H2O वाटर डाला, मतलब ये सारा सॉल्यूशन डाला। इसकी हमें मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि अगर हमने 1000 ml वाटर लिया, ठीक है, उसमें से 0.0022 ml क्या है? HBr है। यही चीज़ बताई हुई है, इतना HBr अगर हम 1000 ml वाटर लेंगे तो, ठीक है। अब ml नहीं बेटा, 0.002 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय 1000 ml। समझ में आया? ये चीज़ है। अब देखो बेटा क्या है, 1000 ml है। अब देखो H3O पॉजिटिव, अब क्या बन गया हमारे पास? जो पूरा सॉल्यूशन है वो H3O पॉजिटिव बन गया। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसकी इससे ही तो ये बना ना, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी होगी जितनी इनकी थी। तो इसीलिए हमने H3O पॉजिटिव की जगह पे ये चीज़ पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। 0.002 था ना, तो 2/1000 आ गया। समझ में आ गई? इतना हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया, वैल्यूज़ पुट कर दो, लॉग निकाल लो, इतना वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन अ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की गिवन है, पीएच निकालनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर हम पीएच माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव लिख रहे हैं तो हम पीएच को माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ये तो हमें गिवन ही है, बस माइनस लॉग निकाल लो, पीएच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेम दी 3 ग्रुप इनटू द केमिकल इक्विलिब्रियम इनटू विच केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी क्लासिफाइड। ऐसे 3 ग्रुप बताने हैं जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप में क्या है? देखो हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना है, ठीक है। पहले पढ़ो, द रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होने वाली है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो हम क्या लेके चल रहे हैं, 100 ग्राम रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं। वो जो 100 ग्राम रिएक्टेंट है ना, वो अबाउट टू कंप्लीशन है प्रोडक्ट। मान लो कि 90 ग्राम जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ओनली 10 ग्राम रिएक्टेंट अभी हमारे पास है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ग्रुप में क्लासीफाई हमने कर लिया इसको। सेकंड में क्या है कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास अभी बना है, मतलब रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अगर हम ये 100 ग्राम लेके चले थे, ठीक है,
लेके चले थे तो ओनली 10 ग्राम ही बना, अभी 90 ग्राम होना बाकी है। ठीक है, तो वो क्या है, सेकंड ग्रुप। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये चीज़ हो रही होगी बेटा कि 100 ग्राम लेके चले थे लेकिन 10 ग्राम प्रोडक्ट बन गया, 90 ग्राम अभी भी नहीं बना, इक्विलिब्रियम आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप, हम ये बेटा थर्ड ग्रुप है। ठीक है, थर्ड ग्रुप में हम क्या बोलेंगे कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट 100 ग्राम लेके चले थे, तो हम ये बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हुआ कि हमारे पास 50 रिएक्टेंट बचा, 50 प्रोडक्ट बन गया, कि ये दोनों कंपेरेबल हैं। ऐसा भी हो सकता है ये 49 हो ये 51 हो, ऐसा भी हो सकता है ये 51 हो ये 49 हो, मतलब कंपेरेबल होगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा दोनों की कंसंट्रेशन में। इसको हम थर्ड ग्रुप में लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, ये आप देख लेना, एक बारी पढ़ लेना, सारा यही है। गिव द जनरलाइजेशन, सेकेंड क्वेश्चन देखो, गिव द जनरलाइजेशंस कंसर्निंग द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट मतलब जनरलाइजेशन देनी है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन की। देखो बेटा, अगर यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास Kc बड़ा हो 10⁻³ से, मतलब Kc की वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट कर रहे हैं ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के ऊपर, वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ इफ़ Kc इज़ वेरी लार्ज, अगर रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या है, नियरली प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, मतलब प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, कंप्लीट होने की कोशिश करेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, अगर Kc की वैल्यू ये बोल सकते हैं 1/1000 से कम है, 1/1000 से कम है, तब रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट करेगा। इसका मतलब अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो रिएक्शन रेयरली प्रोसीड करेगी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट बनना नहीं चाहते। ठीक है, अगर Kc की वैल्यू 1000 से लेके, हम ये बोल सकते हैं कि Kc की वैल्यू 1000 से लेके 1/1000 के बीच है। ठीक है, Kc की वैल्यू 1000 से लेके 1/1000 के इन बिटवीन है, तब क्या है, ये रिएक्शन, मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेडिक्ट इफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, ये हमने बताने हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। आपको पता है बेटा सॉल्ट कौन से हैं इसमें से, बेस कौन से हैं इसमें से, एसिड कौन से है, वो तो आप बता ही सकते हो, बता सकते हो ना। तो बेटा वही चीज़ें हैं, देखो क्या है, पहले NaCl क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल। KBr भी सॉल्ट है, न्यूट्रल। NaCN क्या है, ये बेस है बेटा। NaOH तो आपको पता है बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक होगा। NaNO2 ये बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा, एंड दिस इज बेसिक। ठीक है बेटा, ये इतना तो कर ही सकते हो, आपको पता है कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, कौन न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन खुद फाइंड आउट करोगे क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने काफ़ी चैप्टर्स में पहले भी कर रखी है, चैप्टर 8 में भी की थी, है ना, जब हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे तो। ठीक है, ये बस ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, कर लोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ कंप्लीटेड। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।